हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। दोस्तों, आईपीओस लगातार आते जा रहे हैं और उन सभी पर हम वीडियो बनाकर देख रहे हैं कि हमको अप्लाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और सभी आईपीओ की जीएमपी वगैरह क्या चल रही है वो सभी हम देख रहे हैं। कॉनकॉर्ड आईपीओ अभी तक उसके डेबिट और क्रेडिट के मैसेज तो आने चालू हो गए हैं, लेकिन लिंकिंग टाइम की वेबसाइट पर अभी भी शो नहीं कर रहा है जब तक वीडियो बन रही है। हो सकता है आज रात को या कल सुबह तक लिंकिंग टाइम की वेबसाइट पर भी शो करने लगे। और वैसे भी डेबिट और क्रेडिट के मैसेज आ गए हैं, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि आईपीओ वो कॉनकॉर्ड वाला आपको मिला है कि नहीं मिला है। आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में। तो जब भी आप कोई भी आईपीओ खरीदें तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन का अगर आईपीओ आप अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो में आपको फुल रिव्यू मिलने वाला है। टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ की जीएमपी वगैरह क्या चल रही है, उसकी लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, और 2-3 दिन पिछली जीएमपी क्या चल रही है वो देखेंगे। आईपीओ की पूरी डिटेल देखेंगे, कब से आईपीओ स्टार्ट होगा और कब आईपीओ की लिस्टिंग है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। आईपीओ जो है टीवीएस सप्लाई चेन का, उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी कितना कमा रही है, कितना उसके ऊपर कर्जा है, और कंपनी की सारी डिटेल देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर में कंपनी काम करती है, और लास्ट में ये देखेंगे कि ये आईपीओ कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है और हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि अप्लाई करें तो केवल लिस्टिंग गेन के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ जो है वो एक रेपुटेटेड कंपनी से बिलोंग करता है। जैसा कि आपने सुन रखा होगा, टीवीएस मोटर्स, टीवीएस बाइक्स जो आती हैं उन्हीं की ये कंपनी है टीवीएस सप्लाई चेन। इनका काम है सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट का इनका काम है। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल अगर कहीं भी बनता है, रॉ मटेरियल यहाँ कहाँ से लेकर जाना फैक्ट्री में, और फिर फैक्ट्री से उसको पैकेजिंग करवाना, पैकेजिंग के बाद वेयर हाउस में लेके जाना, वेयर हाउस के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन के पास लेके जाना, उसके बाद रिटेलर के पास लेके जाना, और उसके बाद कस्टमर तक पहुंचाना। ये सारा काम जो है सप्लाई चेन का काम है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है वो ये कंपनी काम देखती है। यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल से जब स्टार्ट होता है कोई भी प्रोडक्ट और लास्ट में कंज्यूमर तक पहुंचता है, वहाँ तक ये कंपनी जो है सप्लाई चेन का काम देखती है, मैनेजमेंट करती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट दुकान से लेने जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भी तेल साबुन जब आप खरीदते हैं तो वो दुकानदार के पास कहीं से आया रहता है। दुकानदार के पास डिस्ट्रीब्यूशन शिप से आया रहता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टोर हाउस यानी कंपनी के जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ से आता है, और कंपनी जो है रॉ मटेरियल से उसको तैयार करती है। तो इसके बीच में जितने भी लॉजिस्टिक के काम हैं वो इसी टाइप का काम टीवीएस सप्लाई चेन की कंपनी जो है करती है। बाई रोड, बाई ओशियन, मतलब समुद्र के मार्ग से, रोड के मार्ग से, और बाई एयर, सभी तरीके से ये काम करती है कंपनी। और इंडिया के साथ साथ यूरोप और अमेरिका के देशों में भी ये कंपनी काम करती है। अब जैसे कि ये ऑटोमेटिव सेक्टर में कंपनी काम करती है। ऑटोमेटिव सेक्टर में जैसे बजाज कंपनी हो गई, टीवीएस इन्हीं कंपनी हो गई, अशोक लेलैंड, हुंडई मोटर्स हो गई, उनके जो पार्ट्स वगैरह हैं उनको लाना ले जाना लॉजिस्टिक का काम करती है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के लिए काम करती है, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों के लिए काम करती है, ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह के लिए काम करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के लिए काम करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे उनको भी कुछ मंगाना रहता है या कुछ भेजना रहता है तो उनके लिए भी ये काम करती है, छोटे बिजनेस बड़े बिजनेस सभी के लिए काम करती है। और इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी यह कंपनी काम करती है। इसका जो 30% का रेवेन्यू है वो इंडिया से जनरेट होता है, और 70% का जो रेवेन्यू है वो बाहर यानी कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से होता है। अब 25 से 30 देशों में ये काम करती है कंपनी इंडिया के अलावा। इसकी जो 72 कस्टमर हैं 25 से 30 देशों में, वो फॉर्चून 500 कंपनियों में से इनके 72 क्लाइंट्स भी हैं जो कि इनसे काम करवाते हैं। तो इनके पास स्टोरेज, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सारा सिस्टम इनके पास अवेलेबल है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कंपनी जो है वो सप्लाई का ही पूरा काम करती है। कोई भी प्रोडक्ट
कोई भी कंपनी को कहीं भी भिजवाना रहता है तो ये उसका सारा सप्लाई का जिम्मा लेती है और वहाँ तक पहुँचा कर देती है, उसी से इसका पैसा रेवेन्यू आता है। ये जो कंपनी है वो इंडिया की लीडिंग कंपनी है सप्लाई चेन में, मोस्ट ऑफ लीडिंग कंपनी है ये। और 2022 की अगर हम बात करें तो इन्होंने लगभग 10,000 कस्टमर्स को सेवा दी है, मतलब 10,000 कस्टमर के जो हैं सप्लाई का काम किया है। तो इनका सेक्टर जो है वो सदाबहार काम वाला है, मतलब हमेशा चलने वाला सेक्टर है। अब आगे और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट्स वगैरह दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इनके एफएमसीजी में, ई कॉमर्स में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में, सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अशोक लीलैंड, टीवीएस, ये सभी इनके यहाँ पर जितने भी दिए हैं, पैनासोनिक वगैरह, ये सभी इनके क्लाइंट हैं। क्योंकि सभी को सामान रॉ मटेरियल से लेकर फैक्ट्री से बाहर भिजवाना, फिर उसको वेयर हाउस तक भिजवाना, उसके बाद फिर दुकान तक भिजवाना, सभी को ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंपनी की, तो वो ये कंपनी काम करके देती है, मतलब सेवा के बदले पैसा कमाती है। अब यहाँ पर आईपीओ की जो डिटेल है वो 10 से 14 तारीख तक ये आईपीओ रखा गया है, मतलब 10 और 11 तारीख यहाँ पर जा चुकी है और 14 तारीख इस आईपीओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फेस वैल्यू इसकी ₹1 की रखी गई है, 187 से 197 का इसका प्राइस बैंड रखा गया है, मतलब ₹197 हाइयर साइड में आपको मिल सकता है। 76 शेयर का एक इसमें आपको एक लॉट लेना पड़ेगा और 10 तारीख से ये आईपीओ ओपन होगा और यहाँ पर आप देखें 14 अगस्त तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। इसकी जो अलॉटमेंट की डेट है वो 18 अगस्त को दी गई है, जिसको भी अलॉटमेंट मिलेगा 18 तारीख को पता चल जाएगा। और रिफ़ंड यहाँ पर 21 तारीख को आपको पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे यदि आईपीओ नहीं मिलता है तो। और जो इनके शेयर्स हैं, यदि आईपीओ मिलेगा तो 22 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और 23 तारीख को इसके आईपीओ की सुबह 10 बजे लिस्टिंग हो जाएगी। मतलब 10 तारीख से और 23 तारीख तक का यहाँ पर समय लगने वाला है, 13 दिन का समय हम लेकर चलते हैं। तो इसके ज़्यादा लंबे आईपीओ के समय होने में जीएमपी में बहुत उतार चढ़ाव होता है, जिससे थोड़ा सा नुकसान होने का भय रहता है। हो सकता है उसमें फ़ायदा भी हो जाए उस दिनों में, लेकिन नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं। टोटल इश्यू साइज़ अगर हम बात करें तो 880 करोड़ का इसका इश्यू साइज़ है, मतलब 880 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 600 करोड़ के लगभग फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल में 280 करोड़ है। ये एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है और 14,972 रुपये से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट आएगी 76 शेयर की और मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में 1,94,000 रुपये से 94,000 रुपये तक अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई, बिगर एचएनआई में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा लॉट खरीदेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपको लगने वाला है। यहाँ पर लॉट के साइज़ दिए गए हैं, ये शेयर्स हो गए और यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर के लिए 45% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है, क्यूआईबीज के लिए 30% और एनआई के लिए 15% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है, जिसमें बिग एचएनआई और स्मॉल दोनों आ जाते हैं। रिटेल वालों के लिए यहाँ पर केवल 10% का पोर्शन रखा गया है और एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी यहाँ पर पोर्शन नहीं रखा गया है। अब इनकी जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो लगभग अभी यहाँ पर 47% बोल सकते हैं आप, 47% के लगभग है, जो कि आईपीओ आने के बाद 42% के लगभग की रह जाएगी। कंपनी के प्रमोटर में हम देखें तो टीवीएस मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का प्रमोटर नंबर 1 हो गया, मतलब टीवीएस ग्रुप की कंपनी। उसके बाद टीएस रजम रबर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पर आप देखेंगे धीनाराम मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी के कुछ प्रमोटर्स की कंपनियाँ हैं। अब यहाँ पर अगर फाइनेंशियल फंडामेंटल देखें तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि 2020 के बाद 2021 में थोड़े डाउन हुए, उसके बाद 2022 में बढ़े, उसके बाद 2023 में बढ़े, मतलब 2021 में थोड़े डाउन होकर फिर लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू यहाँ पर देखेंगे तो रेवेन्यू में अच्छी खासी जंप है, अभी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू है। अदर किसी भी ऐसी जो सप्लाई चेन वाली कंपनियां हैं उसका रेवेन्यू इतना तेज़ी से नहीं बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ी सी यहाँ पर देखने वाली है कि आज तक ये कंपनी लॉस में ही थी, लेकिन 2023 में फाइनल ये प्रॉफिट में आई है, वो भी बहुत सारे छोटे से प्रॉफिट में। 41 करोड़ का लगभग यहाँ पर प्रॉफिट है, जो कि अगर प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 0.5 या 0.5 से भी नीचे का प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये एक सोचने वाली बात है, मतलब ये निगेटिव पॉइंट यहाँ पर आप बोल सकते हैं। इसके रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर देखेंगे तो वो भी अच्छे खासे ग्रोथ हुए हैं और
टोटल बोरिंग देखेंगे, मतलब कर्जा अगर देखेंगे तो कर्जा भी बढ़ा है। तो मतलब फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल अगर हम बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो उसमें लगभग थोड़े वीक पॉइंट ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि कर्जा भी बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो प्रॉफिट के लिए काम करती है। यदि आप प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रहे हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात यहाँ पर आप बोल सकते हैं। और कंपनी पहले बार प्रॉफिट में आई है और वो प्रॉफिट भी थोड़ा कम ही लग रहा है। अब आगे अगर हम देखें तो इसका पी जो है 189 का है। इसका पी इसीलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है, पर उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो जो पैसा बचता है वो बहुत कम है, जिससे कि ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर वो कम हो जा रहा है। और अर्निंग पर शेयर कम हो जाने से पी रेशियो जो है अपने आप मल्टीपल होकर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पी बहुत ज़्यादा है। और इसकी अदर जो कंपनियाँ हैं, मतलब दूसरी कंपनियों से, जैसे टीसीआई हो गया, महिंद्रा लॉजिस्टिक हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, अगर उनके पी की अगर हम बात करें तो उनका पी 40 से 45 के बीच में है। तो पी रेशियो के हिसाब से ये कंपनी यहाँ पर थोड़ी सी महंगी नज़र आ रही है। अब आरओई और आरओसी बहुत कम है कंपनी का, अर्निंग पर शेयर भी बहुत कम यहाँ पर लग रहा है। अब अगर 11 तारीख शाम 7 बजे की हम बात करें तो इसमें कुछ खासा सब्सक्रिप्शन देखने को भी नहीं मिला है। 1.06 गुना ये टाइम ये सब्सक्राइब हुआ है। QIBs तो कुछ माल खरीदा ही नहीं है, 0.15 गुना माल खरीदा है। लेकिन QIBs जो है तीसरे दिन माल खरीदारी ज़्यादा करते हैं, तो हो सकता है उनका जो है वो तीसरे दिन खरीदारी करने का मन हो। लेकिन NIIs ने भी 1.06 गुना खरीदारी की है। बस रिटेल वालों ने थोड़ा 3.78 गुना खरीदारी की है। तो रिटेल वालों के भरोसे यहाँ पर नहीं जाया जा सकता है। QIBs और NIIs के जब जो खरीदारी अच्छी होती है थोड़ा सा उससे हौसला बढ़ता है। अब हम इसकी जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव पॉइंट अगर हम देखें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। पहला तो ये मिल गया, मतलब पॉजिटिव पॉइंट, रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। दूसरी, ये इंडिया में लीडिंग कंपनी है इस सेक्टर की। और तीसरी, ये जो है सेक्टर सदाबहार सेक्टर है। चौथा, ये TVS ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ऐसा तो है नहीं कंपनी आज आई है और कल बंद हो जाएगी। रेपुटेटेड ग्रुप है और 32 साल बाद इनका TVS ग्रुप वालों का IPO आ रहा है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट देखकर लॉन्ग टर्म के लिए तो विचार किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा करेगी क्योंकि सदाबहार वाला सेक्टर है। अब शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में इसके निगेटिव पॉइंट भी अगर हम देखें तो निगेटिव पॉइंट में पहली बात तो ये है कि इसका कर्जा बहुत ज़्यादा है। और कर्जा ये चुकाएंगे भी तो 525 करोड़ रुपए की उधारी चुकाएंगे लगभग IPO लाने के बाद, फिर भी कर्जा इनका ज़्यादा बच जाएगा। और लगातार ये लॉस कर रही है, दूसरा बात ये है। और पहली बार ये प्रॉफिट में आई भी है तो प्रॉफिट इनका बहुत कम है। जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम है। पी रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन कम होने से पी रेशियो भी इसका कम है। और वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। और इसकी जो GMP है, GMP मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसकी GMP बहुत कम है। GMP भी आगे हम बात करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें जाने का कोई भी अभी मेरा विचार नहीं है। हाँ, मेरे को अगर एक लॉट अप्लाई करनी रही तो मुझे अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना है तो मैं एक लॉट अप्लाई करूँगा। यदि शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा। इसकी GMP अगर हम देखें तो इसकी GMP पहले 20 रुपये की चल रही थी। 76 शेयर का ये लॉट है, तो हमको पहले 1520 रुपये का लगभग फ़ायदा बता रहा था, जो कि लगभग 10% का फ़ायदा होता है। लेकिन अभी इसकी GMP गिरकर 15 रुपये हो गए, डाउन हो गई है। और 76 से अगर हम गुणा करें तो 1140 रुपये की इसकी GMP आ रही है, जो कि 8% के लगभग है। तो यहाँ पर मैं साफ साफ कहना चाहूँगा आपको कि जिनको लिस्टिंग गेन के लिए जाना है वो थोड़ा संभल कर जाएं। और मैं इसमें पर्सनली लिस्टिंग गेन के लिए नहीं जाने वाला हूँ। एक लॉट अप्लाई करूँगा और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मुझे मिल गया तो मैं उसको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से रखने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है। हो सकता है धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आए और अच्छा काम करे। तो ये इस IPO पे पूरी एनालिसिस वीडियो थी। जब भी आप अप्लाई करें वीडियो ज़रूर देखें, और उसके बाद हम फिर एक वीडियो और लेकर आएंगे जब इसकी लिस्टिंग वगैरह की जो है डेट वगैरह आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।